गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। HMB इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी या इसी को प्रवर्धित आवर्त सारणी भी कहते हैं। तत्वों के वर्गीकरण में हम दो सारणियां पढ़ चुके, एक मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, दूसरी हम पढ़ चुके मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। इन दोनों सारणियों में कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को यहाँ पे कुछ दूर करने का प्रयास किया गया और इस सारणी का नाम दिया गया क्या? दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। ठीक है, ये सारणी आप लोगों के पास उपलब्ध भी होगा, अगर नहीं है तो आपके पास किताब होगा, उस किताब में भी आवर्त सारणी बनी हुई है। आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा, इस टॉपिक को जब भी पढ़िएगा, आपके पास चाहे आवर्त सारणी हो या किताब में जो आवर्त सारणी उसको आप देखिएगा। ठीक है, जब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी दोषपूर्ण पाई गई तो तीन वैज्ञानिक आए। वो तीनों वैज्ञानिक कौन थे? एक थे रैंग और एक थे बर्नर और एक थे बरी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक नई सारणी का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। ये सारणी बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इसे बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इस सारणी में ध्यान रखा गया कि उन्हीं तत्वों को एक समूह में रखा गया जिनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? जिनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी, उन्हीं को क्या किया गया? उन्हीं को एक साथ रखने का प्रयास किया गया और रखा भी गया है। और जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन सभी तत्वों के गुणों में भी क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। तो इस सारणी में विशेष ध्यान रखा गया कि एक समूह में उन्हीं तत्वों को रखा गया जिनके गुणों में क्या पाई जाती है? समानता। जिनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, चलिए एक लाइन नोट कर लीजिए, फिर हम ब्लैकबोर्ड पर एक सारणी बना दिए पहले से ही। इस सारणी के बारे में हम आपको बताते हैं, अभी सब कुछ लिखा भी नहीं गया इसमें, क्यों जिससे समय बर्बाद ना हो। उसके बाद फिर हम एक एक समूह के बारे में बताते हैं आप लोगों को, कौन आवर्त है, कौन समूह है, कहाँ पे किस प्रकार के तत्व रखे गए हैं, ये सारी बातें हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग कर लीजिएगा दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। इसमें कुछ लाइनें आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा। लेकिन मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने के लिए रैंग बर्नर तथा बरी ने एक नई सारणी का प्रतिपादन किया, जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। आगे उसमें नोट कीजिएगा, इस सारणी का निर्माण बोहर के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर हुआ, अतः इसे बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं?
बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। मतलब ये सारणी जो बनाया गया है बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। चलिए देखते हैं बोहर की आवर्त सारणी को, देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी को देखते हैं। ठीक, देखिएगा यही सारणी है। इस सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है वो समूह को बताते हैं, और जो क्षैतिज कॉलम है वो क्या बताते हैं, आवर्त को बताते हैं। ठीक है, आवर्त को बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपका पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, 7 आवर्त है। आप जानते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ठीक, हम समूह की बात कर लेते हैं, कितने समूह हैं और किस समूह को क्या नाम दिया गया ये देख लेते हैं। याद रखिएगा, पहले समूह को फर्स्ट डे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट डे। दूसरे वाले को सेकंड डे के नाम से जानते हैं, दूसरे वाले को सेकंड डे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड बी कहते हैं। ये कौन सा समूह आपका? थर्ड बी। कौन सा समूह है? थर्ड बी। ये आपका है फोर्थ बी, ये आपका है फिफ्थ बी, ये आपका है सिक्स्थ बी, ये आपका है सेवंथ बी। कौन सा? सेवंथ बी। इसके बाद 8वां समूह आता है। कौन सा समूह? 8वां समूह आता है। 8वें में 3 होते हैं, 8, 9, 10। इसके बाद आता है आपका कौन सा समूह आता है? इसके बाद आपका आ जाता है फर्स्ट बी। कौन सा समूह होता है? इसके बाद आपका होता है फर्स्ट बी, उसके बाद आपका आता है सेकंड बी। क्या आता है? सेकंड बी। इसके बाद आता है आपका थर्ड ए। कौन सा समूह होता है? थर्ड ए। उसके बाद फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। कौन सा समूह है? सेवंथ ए। इसके बाद कौन सा समूह आता है? शून्य समूह होता है। कौन सा समूह होता है? शून्य समूह होता है। तो आप बाईं ओर से दाईं ओर समूहों का क्रम में याद रख सकते हो। पहले समूह को आप फर्स्ट डे कहते हो और दूसरे को क्या कहते हो आप? सेकंड डे कहते हो। ये आपका फर्स्ट डे समूह है और ये आपका कौन सा? सेकंड डे समूह है। इसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, उसके बाद 8वां समूह आता है। उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ और शून्य परिवार के तत्व आते हैं। तो आप समूहों का क्रम जैसे भी याद कर सकते हो वैसे आप याद करो, बाईं ओर से दाईं ओर समूहों का क्रम। ये रोमन में लिखा गया, देवनागरी में भी लिखा गया। इसे 1 2 3 4 5 6 7, 8वें को 8, 9 और 10 में विभक्त किया गया। 8, 9 और 10 में। ये आपका कौन सा समूह है? ये आपका 11वां समूह आ जाता है। इसके बाद आपका कौन सा? 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 और 18। कितने समूह है? कुल 18 समूह है। तो याद रखिएगा, आपको 2 चीजें कन्फर्म हुआ कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज कॉलम हैं जिन्हें आप आवर्त कहते हो, कुल 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? समूह कहते हो। 2 चीजें कन्फर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ तत्वों को हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे किस समूह में कौन से तत्व हैं इसको भी हम देख लेते हैं। पहले समूह में हम जानते हैं कौन से तत्व हैं। पहले समूह में आपका है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे तत्व कहाँ पे हैं? फर्स्ट डे में। इसी के बगल में सेकंड डे में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये होते कहाँ पे? सेकंड डे में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सेकंड डे में होते हैं। आप यहाँ पे देख लेते हैं, शून्य परिवार में हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेरान है और रेडान है। ये सभी शून्य परिवार के तत्व हैं। इसके बाद आता है आपका 7वें समूह का समूह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटिन है। ये सभी कहाँ पे आते हैं? 7वें समूह में आते हैं। इसके बाद हम
बात कर लेते हैं आखिरी समूह का, मतलब किस समूह का, फोर्थ है 6 का। इसमें आते हैं आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये आपके आते हैं ऑक्सीजन परिवार में। और इसके पहले वाले में पांचों परिवार में आपका आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपके आते हैं फिफ्थ ए में। उसके बाद चौथा समूह आपका होता है कार्बन परिवार के तत्व है, कार्बन है, सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन, गैलियम, कार्बन सिलिकॉन गैलियम, गैलियम है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम, फिर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सभी है। इसमें है तीसरे वाले में है एल्युमिनियम, बोरान है, एल्युमिनियम है, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ठीक, इंडियम और कौन सा तत्व है, इंडियम और थैलियम है, ठीक, ये सारे तत्व यहाँ पे आते हैं। तो कम से कम देखिएगा हम किस समूहों का नाम लिख दिए हैं और आप सभी लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे भी तत्वों का नाम लिखिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आवर्त सारणी है। कौन सी आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी है। इस सारणी में, ये सारणी किस आधार पर बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस सारणी को बांट दिया गया है 4 ब्लॉकों में। बताया गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस किसी उपकोष में प्रवेश करता है उसी ब्लॉक का तत्व होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हो, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s1, आप देख सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, s में प्रवेश कर रहा है, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व होगा, s ब्लॉक का तत्व होगा। हम हाइड्रोजन सोडियम की बात कर ले, सोडियम का विक्रमण 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, s में प्रवेश कर रहा है, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व होगा, s ब्लॉक का तत्व होगा। इस ब्लॉक इसके हम इस इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं। बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में प्रवेश कर रहा है, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व होगा, s ब्लॉक का तत्व होगा। कोई दिक्कत? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस किसी उपकोष में प्रवेश करेगा वो किस ब्लॉक का तत्व होगा, s ब्लॉक का तत्व होगा। तो आप याद रखिएगा s ब्लॉक में तो 2 ही समूह आते हैं, और कौन से, फर्स्ट और सेकंड ए। यह है फर्स्ट ए और सेकंड ए किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। उसी तरह से हम पी, मतलब यहाँ भी बात कर ले, 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि इस समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा। कोई भी समूह, हम किसी भी समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है, पी में प्रवेश कर रहा है, अर्थात किस ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा। हम किसी इस समूह के किसी भी तत्व का, इस ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख ले, अंतिम इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश करेगा। तो एक तत्व को छोड़ दिया जाए, हीलियम को, हीलियम पी ब्लॉक में अपवाद है, हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता, लेकिन उसको कहां पे रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया। क्यों? क्योंकि हीलियम जो होता है यहाँ पे सेकेंडरी परिवार के तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित नहीं करता है, उसमें अक्रिय जैसा गुण होता है, इसीलिए उसे अक्रिय गैसों के साथ रखा गया है, ठीक है। तो हो जाएगा, हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा देते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 1s2, 2s2, 2p5, है कि नहीं, 2 2 4 और 5
9। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए कहाँ पे रखा, इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यस ब्लॉक में केवल 2 समूह आते हैं। अगर इसमें यस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट डे का तत्व होगा, यस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सेकंड डे परिवार का तत्व होगा। ठीक है, इसी तरह से अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में प्रवेश करता तो पी ब्लॉक का तत्व होता है, और अगर पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड डे का तत्व होगा। पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड डे का तत्व होगा। पी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्थ डे का। पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिफ्थ डे का। पी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिक्स्थ डे का होगा। पी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो सेवंथ डे का होगा। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो शून्य परिवार का तत्व होगा। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक का तत्व होता है। किस में प्रवेश करता है? डी में प्रवेश, डी ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक के तत्वों को कहां रखा गया? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसके बाद आवर्त से बाहर, आवर्त से बाहर 2 और 36 कॉलम है, 2 और 36 कॉलम है, जिसे आपके ऊपर वाले क्या कहते हो? लैंथेनाइड। क्या कहते हो? लैंथेनाइड। और ऊपर नीचे वाले क्या कहते हो? एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन दोनों श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। किस ब्लॉक का तत्व कहते हैं? एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप जाने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड के मान जो होता है वो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, और थर्ड से लेकर के शून्य परिवार के तत्व पी ब्लॉक के होते हैं। और यस और पी के बीच में, यस और पी के बीच में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। थर्ड बी से लेकर के सेकंड बी तक के जो भी तत्व होते हैं, यहाँ कह सकते हैं 3 से लेकर के 12वें समूह के जो तत्व होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और नीचे तो 36 कॉलम और होते हैं आवर्त सारणी से बाहर, जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ये किस ब्लॉक के अंतर्गत रखे गए हैं? या ब्लॉक के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको डी ब्लॉक के तत्वों को भी एक आध बता देते हैं। जैसे स्कैंडियम है, एक्टियम है, स्कैंडियम है, एक्टियम है, लैंथेनम है, और कौन सा है? लैंथेनम है और एक्टिनियम है। लैंथेनियम और एक्टिनियम। ठीक, ये सभी इस समूह के मतलब थर्ड बी के सदस्य हैं, थर्ड बी परिवार के तत्व हैं। इनको यहाँ पे क्यों रखा गया? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन जो डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ पे डी ब्लॉक में रखा गया। अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास के स्कैंडियम का परमाणु 21 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 और 3d1। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। 2 2 4 6 10 12 14 20 21 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। आप देख रहे ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ में प्रवेश कर रहा है? डी में प्रवेश कर रहा है। किसमें प्रवेश कर रहा है? डी में प्रवेश कर रहा है। तो डी ब्लॉक का तत्व होगा कि नहीं? डी ब्लॉक का तत्व होगा। याद रखिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में नहीं प्रवेश करता, बल्कि उससे पहले वाले कोष के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका चौथे कोष में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? चौथे कोष में। और उससे पहले वाले कोष के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो डी ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक, याद रखिएगा, अगर बाहर से पहले वाले कोष के डी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड बी का तत्व होगा। डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड बी का, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्थ बी का, 3 होगा तो फिफ्थ बी का, 4 होगा सिक्स्थ बी का। इस तरह से हम अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या कहलाएंगे? सेकंड बी के तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं? जब डी में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो डी में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक, डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस परिवार का तत्व होगा। डी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह से इस
बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो डी ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक के बारे में भी जान चुकी। ठीक है, जो 36 का एफ ब्लॉक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास से क्या देखिएगा कौन सा तत्व किस ब्लॉक का तत्व है। एक समूह के अंतर्गत जो भी तत्व आएंगे उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उनके गुणों में भी क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, तो यह दीर्घाकार आवर्त सारणी याद रखिएगा। इस ब्लॉक में जो भी फर्स्ट परिवार के तत्व हैं इसे हम क्षार धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु या हम क्षारीय धातु कहते हैं। फर्स्ट परिवार के तत्वों को आप किस नाम से जानते हो, क्षारीय धातु के नाम से जानते हो। और सेकंड परिवार के तत्वों को आप किस नाम से जानते हो, सेकंड परिवार के तत्वों को सेकंड परिवार के तत्वों को आप क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, क्षारीय मृदा धातु। हो जाएगा ना। तो और जो भी है परिवार के पहले तत्व के नाम पर उस पूरे समूह का नाम दे दिया गया। जैसे इसे हम कहते हैं बोरान परिवार के तत्व, इसे हम कहते हैं कार्बन परिवार के तत्व, इसे हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, इसे हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसका नाम भी दिया गया, इसे हम हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। 7 परिवार के तत्व को किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन परिवार के तत्व के नाम से जानते हो। और इसे ऑक्सीजन परिवार के तत्व के नाम से जानते हो या अपनी गैसों के नाम से जानते हो। ठीक है, तो कम से कम सभी परिवारों का नाम जाने, उस परिवार में कौन कौन से सदस्य भी हम लोग जाने। जैसे क्या परिवार सदस्यों का नाम दिया गया, जैसे लोगों के घरों में कोई बूढ़ बुजुर्ग होता उन्हीं के नाम पर क्या जाना जाता है, पूरे परिवार का नाम जाना जाता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे पहले सदस्य हैं उन्हीं के नाम पर पूरे परिवार को पहचाना जाता है, पूरे परिवार को जाना जाता है। अगर हम कहीं बोरान परिवार के सदस्यों का नाम बताओ तो आप बोरान परिवार में देखोगे कौन कौन से सदस्य हैं। ठीक, यही है। तो आप भी इन सभी लोगों से मिलिए, जुड़िए रोज, जिससे इनसे आपकी पहचान हो जाए। इनको रोज इनका हाल चाल लीजिए, इनसे पूछिए, इनको देखिए कहाँ पे स्थित है, कैसे स्थित है। आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरे एक एक तत्व का नाम जान जाएंगे आप, और कहाँ पे कौन रखा गया ये भी आप जान जाएंगे। आप कम से कम लोगों से मिलो। तो जैसे हम लोग गाँव में ना लोगों से मिलते जुलते हैं तो लोगों से परिचय हो जाता है। ठीक है, उनका नाम जान जाते हो, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ तक भी हम लोग जान जाते हैं। तो इसी तरह से आप इनके बारे में जानने का प्रयास करोगे तो इनका गुण जानोगे, इनके जो भी भौतिक गुण है, जो भी रासायनिक गुण है, कैसे क्रिया करते किसी दूसरे पदार्थ के साथ, ये सारी चीजें आपको पता हो जाएगी। कम से कम आप इनको कम से कम आप जानने का प्रयास तो करो, सब कुछ आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आपके आगे 10 के तत्व, जिसे आप क्या कहते हो, संक्रमण तत्व भी कहते हो। हमने आपको संक्रमण तत्व की परिभाषा बताया था कि जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं लेकिन उससे पहले के सभी कोष पूरे भरे होते संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप परिभाषा और दे सकते हो कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। सीधे आते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, याद कीजिए आप जो है संशोधित आवर्त सारणी को। संशोधित आवर्त सारणी में कुल 9 समूह हुआ करते थे। कितने समूह हुआ करते थे, 9 समूह थे। लेकिन वहां पे समूह क्या था, उप समूह में बटा हुआ था। समूह क्या था, उप समूह में बटा हुआ था। तो वहां पे भी अगर देखा जाता कुल 18 थे, लेकिन समूह को उप समूह में बांटा गया था। अर्थात वहां पे आपको दोष बताया गया था कि जो जिनके गुण समान थे उनको अलग अलग रखा गया था, और जिनके गुण असमान थे उनको एक साथ रखा गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, समूह को समूह में नहीं बांटा गया, सीधे समूह जो भी समूह थे उन्हें सीधे समूह दे दिया गया, समूह कहा गया। चाहे उसी को हम समूह कहें, चाहे उसी को हम समूह कहें। तो इस तरह से उसमें आप 9 समूह पढ़ते थे, हम यहाँ पे 18 समूह पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? हमने समूहों का क्रम आपको बता दिया, बाएं से दाएं समूह का क्रम, तो ये भी आप याद रखिएगा रोमन में, और देवनागरी में आप लिख ही सकते हैं। प्रत्येक को 1 2 3 4 से नाम देते चले जाएं, हो जाएगा। और क्या करना है आपको, रोमन में याद करना। याद क्या करना, अगर आप ध्यान से 2-4 बार देखोगे अपने आप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दीर्घाकार आवर्त सारणी। चलिए हम कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला लक्षण देखते हैं। ये सारणी किस आधार पर बनी हुई है, आप जान रहे हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई है। तो पहला लक्षण जान चुके, ये सारणी आवधिक आवर्त के आधार पर बनाएगी, मतलब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। पहला पॉइंट जान चुके, इस सारणी में तत्वों को उनके
रखा गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए क्या है, वही सर कि इस सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते, क्रम से बदलते रहते हैं। ठीक, चलिए समूह आवर्त की बात हम नहीं की, समूह आवर्त की बात कर लेते हैं। समूह की आवर्त की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, इस सारणी में कुल 7 क्षैतिज कॉलम है। ऐसे आप लिखोगे एक एक के बारे में। इस सारणी में कुल 7 क्षैतिज कॉलम है, जिन्हें आप क्या कहते हो, जिन्हें आवर्त कहते हो। फिर वही बात, पहले दूसरे तीसरे को लंब आवर्त, जबकि चौथे पांचवें छठे और सातवें आवर्त को आप क्या कहते हो, दीर्घ आवर्त कहते हो। जो मेंडेल की संशोधित आवर्त सारणी थी बिल्कुल मिलता जुलता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्यों यहाँ पे वर्ग को क्या कर दिया उन्होंने, जो वर्ग था मतलब वर्ग और उपवर्ग में नहीं बांटा, सीधे अलग कर दिया है यहाँ पे। इस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम है, जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहले दूसरे तीसरे को लंब आवर्त, जबकि चौथे पांचवें छठे और सातवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक, तत्वों की संख्या आपको बता देते हैं, तो आप जान रहे हैं पहले दूसरे तीसरे आवर्त, चौथे पांचवें छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की क्रम संख्या क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 7वां आवर्त भी अपूर्ण है। ये हो गया। वर्ग की बात कर लेते हैं। इस सारणी में भी कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं। बाईं ओर से दाईं ओर समूह का क्रम आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। बाईं ओर से दाईं ओर के समूह का क्रम क्रमशः ये है, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, लिखोगे 8वें समूह को 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया है। 8वां ऊर्ध्वाधर समूह है, 8वां को 3 में बांट दिया गया, 8, 9, 10 में बांट दिया गया। ये आप समूह की बात कर लिए। ठीक, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इस सारणी को कुल 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। इस सारणी को उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर कुल कितने ब्लॉक में बांट दिया गया, 4 ब्लॉकों में। वो 4 ब्लॉक कौन से हैं, S, T, D और F है। आपको यहाँ से कंफर्म होना चाहिए कि S में कौन कौन से समूह हैं, P में कौन कौन से समूह हैं और D में कौन से समूह हैं और F में क्या है। ठीक है, तो इतना आप याद करके लिखिएगा, कहीं पे रख के नोट कर लीजिएगा। S में फर्स्ट और सेकंड आते हैं, P में इतने आते हैं, D में सब आते हैं। हो जाएगा ना, समूह का नाम लिखिए, क्रम लिखिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। और सभी आप लोग जान ही रहे हैं, प्रमाण क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व होते हैं वो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। प्रमाण क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और प्रमाण क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी तत्वों को क्या किया गया, आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। तो ये सारे गुण आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक गुण और बता देते हैं हम आपको। 18वें समूह को क्या कहते हो आप, 18वें समूह को अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था दीर्घाकार आवर्त सारणी। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इस ब्लॉक में जो भी तत्व है प्रबल धातु है। इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। और यहाँ पे सभी धातु हैं, लेकिन पी ब्लॉक में कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व रखे गए हैं, कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। लेकिन डी ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं वो सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। याद रखिएगा, इस ब्लॉक में डी ब्लॉक में एक तत्व है पारा, जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने भी अधिकांश धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। पी ब्लॉक में एक धातु है ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जितनी भी धातुएं अधिकांशतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप ये भी पढ़ेंगे आगे कि किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जैसे से बढ़ेंगे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे से परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जैसे से बढ़ते जाते हैं क्या होता जाता है, उनकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, तो ये था
दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इसके बारे में कुछ आप नोट बना लीजिएगा। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी भी समाप्त हुआ, इसकी विशेषता आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। कम से कम 8-10 विशेषता आप लिखिए। हम भले कम बताए हों, हम भी लगभग 8 तक बता दिए हैं, आप इतना लिखिएगा, जितना बताइए उतना लिखिए, उतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए कल देखा जाएगा, दोस्त भी कल देख लेते। आज वीडियो बड़ा हो जा रहा, 30 मिनट का हो गया है और आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो कल हम इसका दोष बताएंगे और जो भी अगला टॉपिक होगा वो बताएंगे। धन्यवाद।